गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 रहेगा, जिसका नाम है आदिकाल की पृष्ठभूमि या मुख्य परिस्थितियाँ। हाँ जी, शुरू करते हैं। किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समय सीमा के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद ने इसे आदिकाल का नाम दिया और यही नाम विद्वानों ने सर्वमान्य किया। जो नाम हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने दिया है यानी कि आदिकाल, तो यही नाम क्या है, विद्वानों ने सबने माना है। इस युग के साहित्य में साहित्य की विविध रूपों का संयोजन होता है। आदिकाल साहित्य का वह पहला काल है जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। प्रत्येक युग का साहित्य उसके समाज, धर्म, विचार, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आदिकाल साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक दृष्टि से यह युग अराजकता और असंतुलन का युग है। सम्राट हर्षवर्धन के सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला। सबसे पहले किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने 606 में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुए। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र ना रह सका। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सारा क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। विभिन्न राज्यों में राजा सत्ता की लालसा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। इस तरह राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हो रहा था। शासकों की आपसी लड़ाई, मुगलों का आक्रमण, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव ही मन अपमान के प्रश्न बने हुए थे। युग ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। ठीक है जी। आगे है आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि। यथा राजा तथा प्रजा। इस उक्ति के अनुसार राज्य का समाज से सीधा संपर्क रहता है। यदि राजकीय रूप से देश का परिवेश अच्छा न हो तो समाज का ढांचा बिगड़ जाता है। अनेक विदेशी जातियां हिंदू समाज में घुल मिल गई। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ता गया। ऊंची जाति के लोग निम्न जातियों से घृणा करते थे। हिंदू समाज अनेक उपजातियों में बंटा हुआ था। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था का अभाव में सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा अन्य प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था। नारी मात्र भोग तथा साधन रह गई थी। नारी की स्थिति साथ साथ राजा महाराजा को भोग विलासता का भी इस युग में साहित्यकारों ने चित्रण किया है। मतलब इसमें क्या है, नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, तो इसमें साहित्यकारों ने नारी की स्थिति का वर्णन किया है। निम्न उच्च जाति के लोग निम्न जाति से घृणा करते थे। आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि। सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का सम्मान आदर था। उनके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था, परंतु जिस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल हुआ, उसी तरह धार्मिक स्थिति भी बदल गई। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। परिणाम स्वरूप आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू तोड़ने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला बढ़ता गया और मानव नैतिक स्तर में गिरावट आई। सिद्धनाथ और जैन के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने विद्वानों ने
के विचारों ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस युग की धार्मिक परिस्थितियाँ भी अव्यवस्थित और प्रतिकूल थी। तो धार्मिक परिस्थितियाँ भी कुछ अच्छी नहीं थी, सारा उथल पुथल मचा हुआ था, अव्यवस्थित थी, जादू टोने तंत्र मंत्र में सब लगे हुए थे। आगे है आर्थिक पृष्ठभूमि। इस युग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्य का पोषण होता था। मतलब किसानों की पैदावार से ही छोटे और बड़े राज्य का पोषण होता था। राजा के उच्च पदाधिकारी और सरदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था। अभी तो इन्हें जागीर दी जाती थी। इस समय समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वह श्रम करते थे, जबकि उपभोक्ता वर्ग सुख से रहता था। इसलिए उनका संबंध उच्च वर्ग के साथ माना जाता था। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनोनुकूल साहित्य की रचना करते थे। कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला। आर्थिक गतिविधियों के तौर पर व्यापार का ह्रास हो रहा था। जिस विकास से संपर्क भाषा का विकास होता था, उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से नहीं हो पाया और भाषा का स्वरूप स्थानीय हो गया। आगे है आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस समय भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था। मिश्रित संस्कृति से अभिप्राय है अनेक धाराएं उसमें आकर मिली और मिलकर लय हो गई। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संपर्क बढ़ रहा था। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रीय व्यापी एकता का आधार मिला था। उस समय छोटे बड़े भेदभाव खत्म होकर नए विचारों से देशभक्ति हर एक के मन में पनपने लगी। भी सबके मन में देशभक्ति पनपने लगी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। इस तरह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवन स्वरूप बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीतिक, धर्म और अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साहित्य में 3 धाराएं प्रचलित थी। प्रथम है संस्कृत भाषा की, दूसरी प्राकृतिक और अपभ्रंश की, तीसरी हिंदी की। फर्स्ट संस्कृत की, दूसरी प्राकृतिक और अपभ्रंश, तीसरी हिंदी भाषा। 9वीं और 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के केंद्र में रहे। इसी बीच वहीं आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक सामने आए। इस काल का साहित्य राजा, धर्म तथा लोक 3 हिस्सों में विभाजित था। धर्म, लोक, राजा। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ शामिल थे, तो धार्मिक साहित्य में सिद्धनाथ और जैन मुनियों की रचनाएं आती थी। इस तरह आदिकाल का साहित्य संपूर्ण विविधताओं से भरा हुआ था। ठीक है जी, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इस प्रकार कहा जाता है कि आदिकाल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक उथल पुथल का युग है। यह युग वास्तव में शौर्य व पराक्रम का युग तो था ही, साथ ही सामाजिक पतन का भी परिचायक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा? आदिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ। सबसे पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक पृष्ठभूमि। तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।